नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन विशेषांक के अंतर्गत हम लोग पॉलिटी विषय को देख रहे हैं, जिसके 6 लेक्चर आप लोगों तक पहुंच चुके हैं। 7वां लेक्चर आज आप लोगों के बीच आएगा। चलिए, 7वें लेक्चर के अंतर्गत हम लोग उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक का मतलब क्या होता है? गार्जियन, यानी कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। यानी कि यदि सर्वोच्च न्यायालय में किसी संविधान के किसी पार्ट में या उसके किसी पहलू को संरक्षण देने की बात है, तो वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने परामर्शदात्री अधिकार के तहत क्या करते हैं? तो सार्वजनिक महत्व के या कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को परामर्श देना है। और ये अधिकार अनुच्छेद 143 में वर्णित है। यानी अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, और यही अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 में भारत के किस उच्च न्यायालय द्वारा 150वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और उसके आधार पर मार्च 2016 में उसका 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2016 में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज कहां पर आयोजित किया गया? तो भोपाल राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में। अगला प्रश्न है, 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, AM खानविलकर और L नागेश्वर राव तथा अशोक भूषण की नियुक्ति की गई। इनमें से कौन पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? तो वो L नागेश्वर राव थे, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने से पहले किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? तो वो वर्ष 1993 में। जिस प्रकार से किसी अन्य विभाग में नियुक्ति की एक व्यवस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय है वहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था है, जिसे कहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो किस चीज से संबंधित है? तो ये जनहित याचिका से संबंधित है। अब ये जनहित याचिका की अवधारणा कहां से आई थी? तो यह अवधारणा अमेरिका के न्यायशास्त्र से ली गई है। जनहित याचिका को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये अवधारणा भारत में PN भगवती साहब की प्रेरणा से इंप्लीमेंट है। अगला प्रश्न है, मूलतः सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो मूलतः 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में कितने सर्वोच्च न्यायालय में हैं? तो वर्तमान में 34 हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्हताएं क्या है? तो वो भारत के नागरिक हों। दूसरा, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और तीसरा है कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए ये उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो कोई न्यूनतम आयु विहित नहीं की गई है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु की चर्चा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु की क्या विहित है? तो ये 65 वर्ष है। और वही उच्च न्यायालय में क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 62 वर्ष आयु अधिकतम विहित की गई है। अगला है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? तो जब कोरम पूरा न हो तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाते हैं तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला है, इसमें हम इन्हें भी जानों के तहत देखें। भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया। वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक 7 वर्ष 4 माह और 20 दिन तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, या उनका फुल फॉर्म क्या है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। दूसरे स्थान पे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष 4 माह का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति KN सिंह थे, जिनका पूरा नाम है कमल नारायण सिंह। दूसरे स्थान पर न्यायमूर्ति S राजेंद्र बाबू हैं।
जो 29 दिन तक थे, और तीसरे स्थान पे न्यायमूर्ति जीवी पटनायक हैं जो 40 दिन तक मुख्य न्यायाधीश थे। यानी सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम क्या है, KN सिंह यानी कमल नारायण सिंह। और सबसे ज्यादा दिनों तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहे, तो YV चंद्रचूड़ साहब। अगला बिंदु है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति R भानुमति और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। ठीक है, यानी इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी उनका नाम क्या था, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, और इनके अतिरिक्त अन्य ये महिलाएं न्यायाधीश कार्यरत रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे, तो KG बालकृष्णन थे। अगला प्रश्न है 38वें मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, SH कपाड़िया साहब थे। अगला है 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में लोकहितवाद यानी PIL के प्रणेता कहे जाते हैं। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और PIL कहाँ से लिया गया है, तो ये अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मैरिस ग्वेयर। अब यहाँ पर एक तथ्य से मैं कंपेयर कराना यहाँ चाहूँगा, जो परीक्षा में गलत होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है, वो यहाँ कंपेयर करा देने से वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने जब संवैधानिक विकास वाले लेक्चर को देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थी, सर एलिजा इम्पे, और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। और वो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। लेकिन जब संघीय न्यायालय ने फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की जाएगी तो वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत है और 1 अक्टूबर 1937 को स्थापना की गई। इन दोनों न्यायालयों के अंतर को यहाँ स्पष्ट करना होगा। यदि संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात पूछेगा तो सर मैरिस ग्वेयर की बात होगी, और यदि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की बात होगी तो सर एलिजा इम्पे का नाम आप बताएंगे। इस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है इंदु मल्होत्रा भारत की पहली महिला अधिवक्ता हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी। इन्होंने 27 अप्रैल 2018 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ ली थी, यानी कि वह पहली महिला अधिवक्ता जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी, तो वो है इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, तो वह SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मैटर में। इसमें कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसमें सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है। और अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है कि 1993 में एक व्यवस्था अडॉप्ट की गई जिसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति होगी न्यायाधीश की वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होगी। इसी तरह कोरिलेट करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो YV चंद्रचूड़ साहब थे, और वो जो जनहित याचिका ली गई थी वो अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का उल्लेख है, तो वह अनुच्छेद 124 के 4 में है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा स्थापना की गई, इसका मतलब क्या है, यानी भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। यानी सर्वोच्च न्यायालय कहें चाहे उच्चतम न्यायालय कहें चाहे सुप्रीम कोर्ट कहें। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मैटर में संविधान के मूल आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास शक्ति मौजूद है। अगला प्रश्न है सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्था कहाँ दी गई है, तो ये अनुच्छेद 124 के 7 में उल्लेखित है।
अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं अनुच्छेद 126 के तहत। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अगर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जरूरत पड़ी तो वो राष्ट्रपति ही करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 132 के साथ। जब अनुच्छेद 134 को देखते हैं तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार को दिखाता है। यहाँ पे अधिकारिता शब्द का उल्लेख किया गया है, तो मैं दो प्रकार की और इसमें बातों को जोड़ना चाहूँगा कि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारिता शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी मूल अधिकारिता उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 131 के तहत, और एक अनुच्छेद 138 के तहत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में अगर वृद्धि करना हो तो वो संसद करेगी। किस अनुच्छेद के तहत करेगी? तो अनुच्छेद 138 के तहत करेगी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होलिस्टिक इस प्रश्न का हो गया। अगला देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को क्या कहते हैं? ये क्या है न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। यहाँ शब्द में देखिए पुनरावलोकन, यानी कि उसका फिर से अवलोकन किया जाए न्यायिक आधार पर, यानी कि क्या वो न्याय है कि नहीं। यानी हमारे संविधान में जो चीजें दी गई हैं, जो व्यवस्था दी गई है, कहीं ऐसा तो कानून नहीं बना जो उस संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। तो इस आधार को चेक कौन करते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। और इसमें यदि वो पाते हैं कि संविधान के विपरीत है, ठीक है, पिछले एक केस में अभी वर्णित किया गया था, तो उसको वो क्या कर देते हैं? असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के तहत आते हैं? तो वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता के तहत आते हैं। कोई भी संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है यदि वह विधि के समक्ष समता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र स्थापित किया जाए। अब यहाँ पर विधि की समक्ष समता का अधिकार याद करिए, जब आप मूल अधिकार पढ़ रहे थे तो आपने विधि की समक्ष समता का अधिकार पढ़ा था, वो अनुच्छेद 14 के तहत था, और वो भाग 3 का मतलब क्या है? मूल अधिकार। यानी कि वहां से अगर विधि की समक्ष समता के अधिकार को हटाया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं कि इसे हम फिर असंवैधानिक घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि विधि की समक्ष समता के अधिकार में कहा गया कि समान प्रकृति के लोगों के साथ विधि समान व्यवहार करेगी। यदि इस मूल अधिकार को कोई कानून या कोई प्रस्ताव उसको हटाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो उच्चतम न्यायालय के पास होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कस्टोडियन भी कहते हैं। वो व्याख्या भी करते हैं और संविधान में दी गई बातों को संरक्षण भी देते हैं, यानी इंप्लीमेंट भी कराते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अधोलिखित अनुच्छेदों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा बताया गया। अब ये भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया, अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा, यानी एक ऐसा मौलिक ढांचा, एक ऐसा मूलभूत ढांचा जो अनुल्लंघनीय, यानी कि जिसका उल्लंघन न किया जा सके। वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 32 क्रमशः देखेंगे। अनुच्छेद 32 में हम लोगों ने पढ़ा था जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे संविधान की मूल आत्मा भी कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात की गई है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट भी जारी कर सकते हैं। वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण है। ठीक है, और यही अधिकार उच्च न्यायालय के पास भी है कि वो मौलिक अधिकार, और वहां पर एक अधिकार और इनबिल्ड है कि किसी अन्य प्रायोजन हेतु भी आदेश जारी कर सकते हैं। वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद 226 के तहत है। ठीक है, और अगला है तो अनुच्छेद 245। इसमें क्या है? संसद और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना। ठीक है, यानी विधायी शक्तियों का वितरण अनुच्छेद 245 में दिया गया है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। कौन सा रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो वो प्रतिषेध है। यानी अभी हम लोगों ने जो 5 प्रकार की रीट जारी की थी, करवाने की बात उसमें उल्लेखित हुई है, वो प्रतिषेध भी उसमें था। तो वो रीट किससे संबंधित है? यदि न्यायालय में कार्यवाही लंबित हो तो उस दशा में उच्च न्यायालय, ठीक है, या सर्वोच्च न्यायालय ये रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अभी हम लोगों ने उल्लेख किया है, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकारिता प्राप्त है और उच्च न्यायालय को यह अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में भी पढ़ा था, यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण और कर देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह आदेश जारी करता है कि जिस व्यक्ति को बिना किसी सूचना के या बिना किसी कारण के कहीं बंदी बना के रखा गया है, उसे सशरीर जल्द से जल्द हाजिर किया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो वो अनुच्छेद 355 के तहत। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई विवाद ऐसा उत्पन्न हो गया है जो संवैधानिक महत्व का है, तो वह उस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं? किसके तहत? अनुच्छेद 143 के तहत। पूर्व के प्रश्न में हमने व्याख्या में इस बात का उल्लेख भी किया था। अनुच्छेद 137 में अधीन उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की सीमाएं क्या क्या हैं? तो जो अनुच्छेद 137 में वो उसकी सीमा क्या है कि यह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन और या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रलेख रीट में व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक है? तो अभी हमने इसका जिक्र किया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान रक्षक क्या है कि यानी अगर उसे बिना किसी सूचना के, बिना किसी लीगल कार्रवाई के आप बंदी बनाएंगे तो उसकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की कि व्यक्ति को जल्द से जल्द सशरीर सामने प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान एवं नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करते हैं? तो वो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मूल अधिकार के संरक्षण की व्यवस्था दोनों जगह दी गई है। ठीक है। वो कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी है, लेकिन यहाँ संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण की बात सोची गई है, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो वो अनुच्छेद 127 के तहत है। भारत में अब तक केवल एक बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, तो वो किसके खिलाफ? न्यायमूर्ति वी रामा स्वामी जी के खिलाफ। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना है? तो 2,80,000 रुपये है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अभिलेख न्यायालय घोषित करते हैं? तो वो अनुच्छेद 129। अब यहाँ ये भी देख लिया जाए कि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किसके तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 215 के तहत, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट को यानी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या मंदिर में जो अपना निर्णय दिया वो कब सुनाया गया? तो वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया। सर्वोच्च अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। इसमें ये कह रहा है कि जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। उनका क्रम कौन सा है? तो वो 47वें नंबर पे है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट 215 के तहत। अब यहाँ ये दे रहा है कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। तो इस न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? यानी अगर हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है तो उसके अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट उसे एक साक्ष्य के तौर पर देखेंगे, और यदि सुप्रीम कोर्ट दे तो उसमें हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी उसको एक साक्ष्य के तौर पे देखा जाएगा। यानी उसको कोर्ट किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में ये निर्णय दिया है, या लोअर कोर्ट में कहा जाएगा कि माननीय हाई कोर्ट ने पूर्व में ये निर्णय दिया है। ठीक है। तो वो एक साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत होगा। दूसरा है कि इस न्यायालय के द्वारा अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। यानी कि अगर ये अक्सर आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि ये कहा जाता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो आपके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी आ सकता है और आपको दंड भी मिल सकता है। तो यही वो अभिलेख न्यायालय के भाषा में है। अगला है हाई कोर्ट। जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, उसके तहत देखें प्रश्न, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो अनुच्छेद 214 के तहत है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं ऑल ओवर इंडिया। और जो सबसे 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो अमरावती में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2019 को की गई थी। जैसा कि आपको ये ज्ञात होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना था, तो हैदराबाद वहाँ चला गया और अमरावती आंध्र प्रदेश की में आ गई, तो वहाँ पे उच्च न्यायालय गठन हुआ। भारत के उच्च न्यायालय के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? देखते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में आता है, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 217 के तहत करते हैं। उच्च न्यायालय लोकहितवाद के संबंध में आवेदन स्वीकार करते हैं, तो ये भी बात सही है। यानी लोकहितवाद के मैटर में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह अपील की जा सकती है। हम लोगों ने अभी देखा है कि जो जनहित याचिका है, लोकहितवाद है, वो अमेरिका न्यायशास्त्र से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कब होती है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष पे होती है, और वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की कब होती है? तो वो 65 वर्ष पे होती है। ठीक है, दोनों का अंतर याद रहे, गलती ये प्रश्न बहुत ज़्यादा भी पूछता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते किस पर दिए जाते हैं, भारित होते हैं? तो राज्य की संचित निधि पर। यहाँ एक चीज़ जान लेना जरूरी है
ये एक अंतर है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते तो राज्य की संचित निधि से होते हैं, लेकिन उनका पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन मद किस पर आधारित है? तो भारत के संचित निधि पर। देखिए हूबहू प्रश्न आ गया और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसको देखा था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के वेतन कितने हैं? तो वर्तमान में उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें 2,50,000 रुपये और जो जस्टिस हैं वो हाई कोर्ट उन्हें 2,25,000 रुपये मिलता है। ये 2018 के संशोधन के अनुसार है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2011 में कोलकाता उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव किया गया था? तो वो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ। अगला प्रश्न है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है? तो ये 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों में को कवर करते हैं, एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। अब प्रश्न उठता है कि किस अनुच्छेद के तहत ये शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार जब भी कोई प्रश्न आए तो आप उसको अनुच्छेद से कोरिलेट कर लें। अनुच्छेद कोई रटने का विषय नहीं है कि एक दिन पर्चा बनाए और आपने सारे अनुच्छेद को लिखा और रटना शुरू कर दिया, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप कोरिलेट करना शुरू करेंगे, जब वो मुद्दा है तो आप याद करिए कि ये किस अनुच्छेद में है, याद ना है तो तुरंत देख लीजिए कि किस में है। तो जब आप कोरिलेट करके अनुच्छेद याद करेंगे तो आपको वो स्वतः ही याद रहेगा। लेकिन अगर केवल आप अनुच्छेद एक जगह नोट करके और उसको रटना शुरू करेंगे तो वो कुछ दिन तो याद रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएगा। चलिए प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। तो जो 7 उच्च न्यायालय हैं उसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण करते हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 222 के तहत। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे और उनके परामर्श पर वो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की कालावधि क्या होती है? तो वो 2 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो 233 में है। किसी जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, वो 233 में है। अगले आगे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें न्यायालय है और उनके पूर्व के वेतन और वर्तमान में। तो देख लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें पूर्व में 1 लाख रुपये मिलते थे, वर्तमान में उन्हें 2,80,000 रुपये मिलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्हें पहले 90,000 मिलता था, वर्तमान में वो 2,50,000 रुपये पाते हैं। और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें पहले 90,000 रुपये मिलता था, वर्तमान में उन्हें 2,50,000 रुपये मिलता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उन्हें पूर्व में 80,000 रुपये मिलता था और वर्तमान में वो 2,25,000 रुपये पाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में अधिकरण से संबंधित कौन सा नया भाग या अनुच्छेद जोड़ा गया है? एक चीज़ यहाँ आप समझ लीजिए कि यदि कोई भी भाग या अनुच्छेद जोड़ा जाता है तो उसके सामने आप देखते हैं क ख ग घ लिखा रहता है। तो जिस अनुच्छेद के सामने ये लिखा है आप समझ लीजिए किसी न किसी संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो आप उसको कोरिलेट भी वहाँ कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छा इसके सामने क ख ग घ है तो इसका मतलब है कि ये किसी संविधान संशोधन से है, तो उसको सर्च कर लीजिए कि ये किस संविधान संशोधन से, तो आपको ये याद रहेगा। यहाँ भाग की जा रही है भाग 14 क की, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और किसके लिए? अधिकरण से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद क्या जोड़े गए? तो अनुच्छेद 323 के क में और अनुच्छेद 323 के ख में इसको जोड़ा गया। आगे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है और ये दिखा रहा है कि वो किस उच्च न्यायालय से संबंधित है। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो उसी का इम्प्लीमेंटेशन है और ये उसी 231 की बात हो रही है जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों या के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई थी। तो यहाँ पे चंडीगढ़ यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत, और पुदुचेरी यूटी चेन्नई उच्च न्यायालय, लक्षद्वीप यूटी केरल उच्च न्यायालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, दमन और दीव तथा दादर नागर हवेली मुंबई उच्च न्यायालय के तहत, और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर के तहत। याद रखिएगा वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रश्नों की प्रासंगिकता ज़्यादा है, इसलिए आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा और कोरिलेट कर लीजिएगा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, विश्व जो विशिष्ट तथ्य हैं वो क्या है कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। किस किस में? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगला प्रश्न है, केरल उच्च न्यायालय जो 1958 और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो 1975 में स्थापित किया गया था। अगला है कि केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा है पंचायत, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि पंचायत एक बहुत बड़ा टॉपिक है और एक फ्रेश टॉपिक है, तो उसको फ्रेश लेक्चर में देखेंगे। और पंचायत ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाने वाला यहाँ से इस पार्ट से भाग है और इसको हम लोग विस्तृत चर्चा में देखेंगे।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आपने इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।